हेलो। आज की कहानी दंड द्वीप में। इसे फ्रांज काफ्का ने लिखा है। फ्रांज काफ्का का जन्म प्राग में 1883 में हुआ। वे जर्मन भाषा में लिखते थे। हालांकि वे यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। सन 1907 में उन्होंने सरकारी बीमा कंपनी में कार्य किया, लेकिन वे वहां प्रसन्न नहीं रहे। सन 1922 में तपेदिक का रोग लग जाने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फ्रांज काफ्का स्वभाव से बहुत भावपूर्ण तथा व्याकुल व्यक्ति थे। अपने लिखे हुए को वो प्रकाशन के लिए भेजने में संकोच करते थे। कायांतरण उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें हमें लेखक के एकाकी आत्म निर्वासन का परिचय मिलता है। दंड द्वीप में समान प्रसिद्धि की कहानी है, जिसमें लेखक ने यातना गृह का चित्रण किया है। जेल 1924 में काफ्का का निधन हो गया था। दंड द्वीप में कितना अद्भुत यंत्र, अफसर ने कहा और यंत्र की ओर प्रशंसा से देखा। सैलानी कमांडेंट के अनुरोध पर आया हुआ था। एक सिपाही को, जिस पर अवज्ञा का आरोप था, मृत्युदंड दिया जा रहा था। कॉलोनी में किसी को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। यही कारण था कि चारों ओर पहाड़ियों से घिरी उस रेतीली घाटी में सिवाय इन चार व्यक्तियों, अफसर, सैलानी, सिपाही और कैदी के और कोई नहीं था। चार व्यक्ति, अफसर, सैलानी, सिपाही और कैदी। कैदी एक बेवकूफ़ों जैसी शक्ल का आदमी था। उसका मुंह चौड़ा था और सिर के बाल खड़े हुए। उसकी गर्दन, कमर और घुटने जंजीरों से जकड़े हुए थे। जंजीर सिपाही के हाथ में थी। कैदी उस आज्ञाकारी कुत्ते की तरह दिखता था, जिसे पहाड़ियों पर घूमने के लिए छोड़ा जा सकता था और दंड के वक्त सीटी देकर वापस बुलाया जा सकता था। सैलानी को यंत्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उदासीन भाव से कैदी के चारों ओर चक्कर काट रहा था। उतनी देर में अफसर ने यंत्र का निरीक्षण पूरा कर लिया। जो काम किसी मिस्त्री से कराया जा सकता था, वह काम वह खुद करता था। शायद इसलिए कि वह यंत्र का दिली प्रशंसक था, या शायद इसलिए कि इतना महत्वपूर्ण काम किसी और के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता था। तैयार है, अफसर ने यंत्र की सीढ़ियां उतरते हुए कहा। वह लंगड़ाकर चलता था, मुंह खोलकर सांस लेता था और उसने अपनी वर्दी की जैकेट के कॉलर में दो जनाने रुमाल टांग रखे थे। ऐसे काम में वर्दी से दिक्कत आती होगी, यंत्र में कोई उत्सुकता प्रकट करने की बजाय सैलानी ने पूछा। सच है, अफसर ने बाल्टी के पानी से हाथों की ग्रीस धोते हुए कहा, लेकिन वर्दी में हम सहज रहते हैं। अब इस यंत्र को देखिए। उसने तौलिए से हाथ रगड़ते हुए यंत्र की ओर इशारा किया। अब तक इस पर हाथ से काम किया गया है, आगे का काम यह अपने आप करेगा। यूं यूं कभी कभी इसमें गड़बड़ियां पैदा हो जाती है, लेकिन उम्मीद है कि आज कुछ नहीं होगा। फिर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश तो रह ही जाती है। कायदे से इसे बिना रुके 12 घंटे चलना चाहिए। कोई छोटा मोटा नुक्स पैदा होता है तो तत्काल ठीक कर दिया जाता है। आप कुर्सी पर बैठना चाहेंगे? अफसर ने कुर्सियों के ढेर से एक कुर्सी निकालते हुए पूछा। सैलानी इनकार करने की स्थिति में नहीं था। अफसर कब्र के किनारे बैठ गया। कब्र ज्यादा गहरी नहीं थी। उसके एक तरफ मिट्टी का ढेर था, दूसरी तरफ यंत्र। मुझे नहीं पता आपको कमांडेंट के यंत्र के बारे में कुछ बताया या नहीं, अफसर ने कहा। सैलानी के इनकार करने पर उत्साहित होकर बताने लगा। यह हमारे पूर्व कमांडेंट का आविष्कार है। मैं इसमें शुरू से अंत तक उनका सहायक रहा। क्या आपने उनके बारे में कुछ नहीं सुना? नहीं। यदि मैं कहूं कि हमारी सारी व्यवस्था उस अकेले व्यक्ति की देन है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम, जो उनकी मौत के बहुत पहले से उनके दोस्त थे, जानते थे कि उस वक्त हमारी कॉलोनी का गठन कितना त्रुटिहीन था। जिनका कोई भी उत्तराधिकारी, चाहे वह कितना भी मेधावी क्यों न हो, आने वाले कई वर्षों तक इसमें किसी सुधार की गुंजाइश नहीं पाएगा। हमारी भविष्यवाणी सही थी। इसे हमारे नए कमांडेंट भी स्वीकार करते हैं। लेकिन अफसर थोड़ा झिझका। हम असली मुद्दे से भटक रहे हैं। तो ये हमारा यंत्र है। इसके 3 खंड हैं, जिन्हें अपने काम के अनुसार 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं।
नीचे का खंड बिस्तर कहलाता है, ऊपर वाला डिजाइनर, और ये तीसरा जो दोनों के बीच ऊपर नीचे झूलता है, दराती। दरांती? सैलानी ने पूछा। दरअसल वह अफसर की बातों को ध्यान से नहीं सुन पा रहा था। वह वृक्षहीन घाटी में सूर्य की चमक इतनी प्रखर थी कि उसे अपने ख्यालों को नियंत्रित करने में दिक्कत महसूस हो रही थी। हालांकि अफसर के लिए, जो अपनी चुस्त वर्दी के बावजूद इतना उत्साहित दिख रहा था, उसके मन में प्रशंसा का भाव था। अफसर बोल रहा था और इसके साथ ही साथ हाथ के पाने से यंत्र के ढीले पेचों को कसता जा रहा था। सिपाही की हालत सैलानी जैसी ही थी। उसने जंजीर को अपने दोनों कलाइयों में लपेट रखा था और बंदूक से टिका सिर लटकाए हुए कुछ भी नहीं सुन रहा था। इस पर सैलानी को आश्चर्य नहीं हो रहा था। अफसर फ्रेंच बोल रहा था, जिसका एक शब्द भी सिपाही या कैदी को नहीं आता था। लेकिन इसके बावजूद कैदी समझने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अफसर जिस तरफ उंगली से संकेत करता था, वह भी उसी ओर देखने लगता था। हाँ, दरांती, एकदम सार्थक नाम, अफसर कह रहा था। इसमें दरांती के दांतों की तरह सुइयां फिट की गई हैं। यह दरांती की ही तरह काम करता है, लेकिन कलात्मक तरीके से। यहाँ बिस्तर पर अपराधी को लिटा दिया जाता है। अच्छा रहेगा कि यंत्र चालू करने के पहले मैं आपको मोटी मोटी जानकारियां दे दूं। इससे आपको इसकी प्रक्रिया समझने में सुविधा रहेगी। डिजाइनर का एक चक्का बुरी तरह घिस चुका है। घूमते वक्त इतना शोर करता है कि आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई न दे। इसके पुर्जे यहाँ मुश्किल से मिलते हैं। तो ये बिस्तर है और ये सूत मिश्रित ऊन का गद्दा। अपराधी को गद्दे पर लिटा दिया जाता है। उसके हाथों, पैरों और गले को मजबूत पट्टों से कस दिया जाता है। यहाँ जहाँ अपराधी का सिर रहता है, ये डोट लगा हुआ है। यंत्र चालू होते ही यह अपराधी के मुंह में प्रवेश कर जाता है। इसका काम अपराधी की चीखों को रोकना होता है, और ये भी कि कहीं अपराधी अपनी जीभ को दांतों से न काट ले। डोट को मुंह में लेने के लिए अपराधी को मजबूर किया जाता है, वरना वह पट्टे से छूटने के चक्कर में अपनी गर्दन तोड़ सकता है। क्या ये भी ऊन है, ऊन और सूत का बना हुआ है? सैलानी ने झुकते हुए पूछा। हाँ, अफसर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। छूकर देखें। उसने सैलानी का हाथ पकड़कर बिस्तर छुआया। इसे विशेष ढंग से बनाया गया है, इसलिए कुछ विचित्र लगता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। यंत्र पुराना और भीमकाय था। सैलानी की दिलचस्पी जगने लगी थी। वह धूप से बचने के लिए आंखों पर हाथ लगाकर उसकी ओर देखने लगा। बिस्तर और डिजाइनर एक ही आकार प्रकार के थे और काठ के काले संदूकों की तरह दिखते थे। डिजाइनर बिस्तर से लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर था। उसके दोनों कोनों पर पीतल के ठोस और मजबूत रोड जुड़े हुए थे। बीच में दराती थी। दराती फौलाद के पट्टे के सहारे ऊपर नीचे झूलती थी। अफसर, जो अभी तक सैलानी की उदासीनता से बेखबर था, उसकी दिलचस्पी से सतर्क होकर चुप हो गया, ताकि सैलानी बिना किसी अड़चन के यंत्र का निरीक्षण कर सके। कैदी सैलानी की नकल करने लगा। हथकड़ियों के कारण वह आंखों पर हाथ नहीं ले जा सकता था, अतः वह वैसे ही आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। हाँ, तो यहाँ अपराधी को लिटा दिया जाता है? सैलानी ने कुर्सी से टिककर पैर पर पैर रखते हुए पूछा। हाँ, टोपी सरकाकर उसने धूप से तपे चेहरे पर हाथ फेरते हुए अफसर ने कहा। बिस्तर और डिजाइनर दोनों में एक एक बैटरी फिट की गई है। बिस्तर की जरूरत के लिए, डिजाइनर में दराती के लिए। अपराधी को पट्टों में कसने के बाद बिस्तर को चालू कर दिया जाता है। बिस्तर में तेज कंपन शुरू हो जाता है। आपने अस्पतालों में ऐसे बिस्तर देखे होंगे, लेकिन हमारे इस बिस्तर को हमारे अनुसार हिलना डुलाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना? बिस्तर के कंपनों को दरांती के कंपनों के साथ तालमेल खाना होता है। दरांती दंड प्रक्रिया को अंजाम देने वाला असली खंड है। दंड प्रक्रिया कैसी होती है? सैलानी ने पूछा। आपको नहीं मालूम? अफसर ने आश्चर्य से होठ काट लिए। मेरी टूटी फूटी अभिव्यक्ति के लिए माफ करेंगे। हमारे पूर्व कमांडेंट
इसके बारे में पहले से बता दिया करते थे, लेकिन नए कमांडेंट अपने कर्तव्य से भागते हैं। इतने महत्वपूर्ण मेहमान को सैलानी ने हाथ उठाकर अपनी इज्जत अफजाई से रोकने की कोशिश की, लेकिन अफसर कहता गया, कुछ न बताया जाए। ऐसे महत्वपूर्ण मेहमान को कुछ न बताया जाए, यह हमारे लिए एक नई बात है। अफसर कड़े शब्दों का प्रयोग करने जा रहा था, लेकिन अपने को काबू में करते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे बताया नहीं गया। मेरे पास हमारे पूर्व कमांडेंट द्वारा तैयार की गई डिजाइन मौजूद है। पूर्व कमांडेंट द्वारा तैयार की गई डिजाइन, तो क्या उनमें बहुत सी खूबियां थी? सैनिक, न्यायाधीश, डिजाइनर, सब एक साथ। बिल्कुल। अफसर ने स्वीकृति की मुद्रा में सिर हिलाया, अपने हाथों का जायजा लिया और पानी की बाल्टी के पास जाकर उन्हें दोबारा साफ किया। फिर जेब से चमड़े का एक छोटा सा ब्रीफकेस निकालते हुए बोला, हमारे दंड ज्यादा कठोर नहीं होते, सिर्फ अपराधी के जुर्म को सुइयों से उसके सिर पर गोदा जाता है। उदाहरण के लिए, इस कैदी पर गोदा जाएगा, अपने अफसरों का सम्मान करो। सैलानी ने कैदी की तरफ देखा। वह सिर झुकाए दत्तचित्त होकर उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके बिछे हुए मोटे होठों से जाहिर था कि वह एक भी शब्द नहीं समझा। सैलानी के दिमाग में तरह तरह के सवाल कुलबुला रहे थे। उसने कैदी की ओर संकेत करते हुए पूछा, क्या इसे अपने अपराध की जानकारी है? इसकी कोई जरूरत नहीं। दंड से गुजरने के दौरान वह अपने आप जान जाएगा। कैदी ने सैलानी की ओर देखा। उसकी निगाहें पूछ रही थी कि क्या वह उसका समर्थन करता है, लेकिन क्या यह जानता है कि इसे कोई दंड दिया जा रहा है? नहीं, अफसर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। तो क्या इसे यह भी नहीं पता कि इसकी सफाई को खारिज कर दिया गया है? इसे सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया गया, लेकिन मौका दिया जाना चाहिए था, सैलानी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। अफसर चलकर सैलानी के पास आया, उसे बाजू से पकड़ा और कैदी की ओर हाथ हिलाया। सिपाही ने जंजीर को झटका दिया। बात यह है कि नौजवान होने के बावजूद मुझे यहाँ की न्याय व्यवस्था का दंडाधिकारी बनाया गया है, इस आधार पर कि मैं पूर्व कमांडेंट का सहयोगी था और इस यंत्र के बारे में मैं किसी भी व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा जानकारी रखता हूँ। मेरा आदर्श वाक्य है, अपराधी के अपराध के बारे में कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी अदालतें इस सिद्धांत पर अमल नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें विभिन्न मतों वाले न्यायाधीश होते हैं। फिर उनके फैसलों की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय होते हैं। हमारे द्वीप की यही परंपरा है। शुरू में नए कमांडेंट ने मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। क्या आप इस मामले के बारे में सुनना चाहेंगे? एकदम सीधा है। सुबह मुझे एक कैप्टन ने सूचित किया कि यह शख्स जो उसे बतौर नौकर सौंपा गया था, अपनी ड्यूटी पर सोता पाया गया। इसकी ड्यूटी थी कि रात को कैप्टन के दरवाजे पर पहरा दे और घंटा बजने पर हर बार उठकर दरवाजे को सलाम करे। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, लेकिन इसके बावजूद बहुत जरूरी, क्योंकि इसे संतरी और नौकर दोनों के काम सौंपे गए थे। रात को कैप्टन यह देखने के लिए कि यह अपनी ड्यूटी ठीक से करता है या नहीं, 2 बजे दरवाज़ा खोला तो इसे सोता हुआ पाया। उसने इसके मुंह पर चाबुक से प्रहार किया। इस शख्स ने बजाय माफ़ी मांगने के अपने मालिक की टांग पकड़ ली और चीख कर बोला, चाबुक फेंक दे वरना मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगा। इसका प्रमाण ये है कि कैप्टन ने घंटे भर पहले मेरे सामने एक लिखित बयान दिया, उसी पर मैंने दंड लिख दिया। अगर मैं इससे पूछताछ करता या सफाई मांगता तो ये एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलता। उससे मामला और भी उलझता। मैंने इसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हम बातों में समय गंवा रहे हैं। अब दंड शुरू होना चाहिए, लेकिन अभी तक मैंने आपको यंत्र के बारे में बताया ही नहीं। अफसर सैलानी को किसी कुर्सी पर बिठाकर यंत्र के पास जा पहुंचा और बताने लगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, दराती की सुइयों का आकार मनुष्य से मिलता है। ये सुइयां पैरों के लिए है, ये धड़ के लिए और सर के लिए यह बड़ा सूजा है। समझ रहे हैं ना? सैलानी खिन्न मन से दराती के बारे में सोचने लगा।
उसने अपने को याद दिलाया कि वह एक दंड द्वीप में है, जहां फौजी अनुशासन कायम रखने के लिए असामान्य तरीकों की जरूरत होती है। इसके बावजूद उसे नए कमांडेंट से कुछ उम्मीद थी। क्या कमांडेंट महोदय मौके पर उपस्थित रहेंगे? उसने दूसरा सवाल किया। क्या पता, अफसर ने रुखाई से जवाब दिया। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, इसलिए ज़रूरी बातें संक्षेप में बताऊंगा। तो अपराधी को बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। इसके बाद बिस्तर में कंपन शुरू हो जाते हैं। फिर दराती को बिस्तर के पास लाया जाता है, लेकिन अभी सुइयां अपराधी के शरीर को नहीं छूती। इसके साथ ही दराती को चालू करने वाला फौलाद का पट्टा घूमने लगता है। दराती अपना काम शुरू कर देती है। दराती के कांपने के साथ ही सुइयां अपराधी के शरीर में घुसने लगती हैं। बिस्तर के साथ अपराधी का जिस्म भी कांपता है। दराती कांच की बनी है। इतनी बड़ी सुइयों को कांच में फिट करने में हमें काफ़ी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कुछ प्रयोगों के बाद हम सफल हो गए। कांच से होकर अपराधी के शरीर पर गोदे गए अक्षरों को साफ साफ पढ़ा जा सकता है। क्या आप सुइयों को पास से देखना पसंद करेंगे? सैलानी अपनी जगह से उठकर और दराती पर झुकने लगा। आप गौर कर रहे हैं, दराती में दो तरह की सुइयां लगी हुई हैं। लंबी सुइयां अपराधी के जिस्म को छेदती हैं, लेकिन छोटी सुइयां पानी छिड़कने का काम करती हैं, ताकि गोदे गए शरीरों को साफ साफ पढ़ा जा सके। खून और पानी एक नली के द्वारा कब्र में गिरा दिया जाता है। सैलानी ने भय और आश्चर्य से देखा कि कैदी दराती के करीब आ गया है और गौर से देख रहा है। उसने उनिंदे सिपाही को जंजीर से अपने पीछे खींच लिया था। उस वक्त वह कांच के ऊपर झुका हुआ था। शायद वह कोई दंडनीय हरकत थी, इसलिए सैलानी उसे वहां से हटाना चाहता था। अफसर ने एक हाथ से सैलानी को रोका, दूसरे से सिपाही पर मिट्टी फेंकी। सिपाही ने आंखें खोलकर कैदी की गुस्ताखी पर गौर किया। उसने अपनी बंदूक को नीचे गिर जाने दिया और दोनों एड़ियों को जमीन में गड़ाकर एक जोर का झटका दिया, जिससे कैदी लड़खड़ाकर रेत पर गिर पड़ा। इसे उठाकर खड़ा करो और सावधान करो, अफसर ने चिल्लाकर कहा, और सिपाही की मदद से कैदी को उठाकर उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। मैंने यंत्र के बारे में सब कुछ समझ लिया, सैलानी ने कहा। सबसे महत्वपूर्ण चीज के अलावा सब कुछ, अफसर ने सैलानी की बाह पकड़कर डिजाइनर की ओर संकेत किया। दरांती को नियंत्रित करने वाले सारे चक्के डिजाइनर में फिट हैं। यह खंड अपराधी पर गोदे हुए अपराध के अनुसार काम करता है। मैं अपने पूर्व कमांडेंट के निर्देशन का पालन करता हूँ। उसने चमड़े के ब्रीफकेस से कुछ कागज निकाले, लेकिन खेद है कि मैं आपको इन्हें छूने नहीं दूंगा। ये मेरी सर्वाधिक मूल्यवान विधि है। इन्हें सामने फैला देता हूं ताकि आप इनका अवलोकन कर सकें। पढ़िए। मैं नहीं पढ़ सकता। बहुत साफ लिखा है। बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता। हाँ, अफसर हंसा और कागजों को ब्रीफकेस में वापस रखते हुए बोला, कोई बच्चों का काम नहीं। समझने के लिए आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। अपराधी को जल्द नहीं मरने दिया जाता, बल्कि औसतन 12 घंटे बाद। दंड प्रक्रिया में निर्णायक मोड़ 6 घंटे बाद आता है। अपराधी को जल्द नहीं मरने दिया जाता, बल्कि औसतन 12 घंटे बाद। दंड प्रक्रिया में निर्णायक मोड़ 6 घंटे बाद आता है। इसे प्रकट करने के लिए नक्शे में जगह जगह चक्कर बनाए गए हैं। अब आप इस यंत्र में दरांती द्वारा किए जाने वाले काम को समझ सकते हैं। अफसर यंत्र की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। वहां पहुंचकर उसने एक चक्का घुमाया और चीख कर बोला, होशियार, हटकर खड़े होइए, यंत्र चालू हो चुका है। अगर ये चक्का आवाज न करता तो हमारा यंत्र बेमिसाल होता। चक्के की आवाज से शुद्ध होते हुए अफसर ने हवा में मुट्ठी हिलाई, फिर यंत्र के काम की जांच करने के लिए फुर्ती से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। यंत्र में कोई गड़बड़ी थी, जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। उसने डिजाइनर में दोनों हाथ डाल दिए और चिल्लाकर बोला, आप समझ रहे हैं? दरांती ने गोदना शुरू कर दिया है। जैसे ही यह एक इबारत पूरी करेगा, नीचे का गद्दा अपराधी को पलट देगा।
उससे दराती को गोदने के लिए नई जगह मिल जाएगी। उतनी देर गोदा हुआ हिस्सा गद्दे पर पड़ा रहेगा। गद्दा खासकर खून सोखने के उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि बाद में पहली इबारत को गहराया जा सके। फिर जैसे ही अपराधी का शरीर पलटेगा, दराती के अगले दांत गद्दे को कब्र में उछाल देंगे। लेकिन दराती का काम फिर भी बाकी रह जाएगा। यह लगातार 12 घंटे तक अपराधी के शरीर पर लिखी हुई इबारत को गहरा करती रहेगी। 6 घंटे अपराधी पहले की तरह जिंदा रहता है, दर्द से तड़पता। 2 घंटे बाद उसके मुंह से डोट निकाल दी जाती है, क्योंकि तब तक उसमें चिल्लाने की ताकत नहीं बचती। यहाँ से बिजली से गर्म रहने वाला चावल का माड़ बिस्तर के सिरहाने इस तरह टपकाया जाता है कि अपराधी जितना चाहे चाट ले। इसका फायदा हर अपराधी उठाता है। 6 घंटे में अपराधी की खाने की इच्छा मर जाती है। मैं झुक झुक कर अपराधी का निरीक्षण करता रहता हूँ। वह माड़ का अंतिम घूंट नहीं पीता, कुछ देर मुंह में भरे रहता है, फिर कब्र में बुलक देता है। लेकिन 6ठे घंटे उसका चेहरा कितना शांत हो उठता है। मूर्ख से मूर्ख अपराधी का चेहरा अलौकिक हो उठता है। ज्ञान उसकी आंखों के रास्ते से आता है और वहीं दीप्त होता है। एक दुर्लभ क्षण, जब आपकी दिली इच्छा होने लगती है कि आप भी कैदी के साथ होते। इसके बाद कुछ भी नहीं घटता। अपराधी अपनी देह पर गोदी गई इबारत को समझ लेता है। उसके चेहरे के भाव से लगता है जैसे कुछ सुन रहा हो। आप सोच सकते हैं, जिस इबारत को आंखों से पढ़ना मुश्किल हो, उसे जख्मों की पीड़ा से समझना। उस वक्त तक दराती उसके शरीर को आर पार गोद चुकी होती है। इसके बाद उसके शव को कब्र में उछाल देती है। अपराधी खून पानी से सने गद्दे पर जा गिरता है। इसके साथ ही दंड का अंत। मैं और सिपाही शव को कब्र में दफन कर देते हैं। जैकेट की जेबों में हाथ दिए सैलानी अफसर को गौर से सुन रहा था। इसके साथ ही चालू हो गए यंत्र की ओर देख रहा था। कैदी भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी न समझता हुआ। यकायक कैदी झुका। वह दराती चालू करने को था कि अफसर के संकेत पर सिपाही ने पीछे से उसके कपड़ों को चाकू से चीर दिया। कैदी के कपड़े अलग थलग जा पड़े। नंगेपन से बचने के लिए उसने कपड़ों को पकड़ने की कोशिश की। तभी सिपाही ने उसे पीछे से उठाकर उसके बचे कुछ चितड़ों को भी झाड़ दिया। अफसर ने यंत्र बंद किया। कैदी को दराती के नीचे लिटा दिया गया। चेनें ढीली कर दी गई। कैदी के गले और हाथ पैरों को पट्टों से कस दिया गया। शुरू में लगा जैसे कैदी को आराम मिला हो। कैदी एक दुबला पतला व्यक्ति था, इसलिए दराती को थोड़ा और नीचे लाया गया। सुइयों के एहसास के साथ ही उसकी देह में ठंडी सिरहन दौड़ गई। सिपाही उसके दाएं हाथ का पट्टा कस रहा था, तभी उसने अपना बायां हाथ बाहर फेंका, संयोग से उधर जहां सैलानी खड़ा हुआ था। अफसर सैलानी का चेहरा भांप रहा था, जैसे उस पर दंड का प्रभाव पड़ने की कोशिश कर रहा हो। एक कलाई का पट्टा टूट गया था। शायद सिपाही ने उसे ज्यादा कस दिया था। इस पर अफसर को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने सिपाही के पास पहुंचकर सैलानी से कहा, बहुत पेचीदा यंत्र है, इसकी कोई न कोई चीज हमेशा टूटती या गड़बड़ी होती रहती है, लेकिन हम इसे घबराते नहीं। अब मैं पट्टे की जगह जंजीर से काम लूंगा। जंजीर कसते हुए उसने आगे कहा, यंत्र के रख रखाव के लिए दी जाने वाली राशि में कटौती कर दी गई है। पुराने कमांडेंट के समय इसके लिए एक निश्चित राशि सुरक्षित रहती थी, जिसे मैं कभी भी निकाल सकता था। एक स्टोर रूम भी दिया गया था, जिसमें मरम्मत के औजार और फालतू कल पुर्जे रखे रहते थे। लेकिन अब नए कमांडेंट ने सब कुछ अपने चार्ज में ले लिया है। अब अगर मैं उससे नए पट्टे की मांग करता हूं, तो वह पुराने पट्टे को देखना चाहेगा। नया पट्टा मांगने में 10 दिन लग जाएंगे, और वह भी रद्दी किस्म का। बिना पट्टे के मैं यंत्र से कैसे काम लूं, इसकी फिक्र किसी को नहीं। सैलानी सोच विचार में डूब गया। दूसरों के मामले में टांग फंसाना हमेशा से झंझट का काम होता है। न तो वह इस द्वीप का सदस्य है, न ही उसके देश का नागरिक। वह कोई आलोचना करेगा तो उसे टके सा जवाब दे देंगे, आप बाहरी आदमी हैं, अपने काम से मतलब रखें। इस पर वो क्या कहेगा?
ज़्यादा से ज़्यादा यही कि वह आश्चर्यचकित है, उस द्वीप में सिर्फ एक सैलानी की हैसियत से आया है और दूसरों की न्याय व्यवस्था में दखल अंदाजी करने का उसका कोई इरादा नहीं। यूं वह अंदर से काफी शुभ था। उसे वहां की न्याय व्यवस्था और उसका क्रियान्वय अमानुषिक लगा था। उस पर स्वार्थ प्रेरित होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता था। कैदी से उसका कोई संबंध नहीं था। उसे उच्च स्तरीय सिफारिश पर भेजा गया था। इस तथ्य कि उसे मृत्युदंड देखने के लिए बुलाया गया है, इस बात का संकेत था कि उसके विचारों को महत्व दिया जाएगा। और भी ज़्यादा संभावना इसलिए थी क्योंकि कमांडेंट दंडाधिकारी के खिलाफ था। उसी क्षण अफसर की गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आई। वह बड़ी मुश्किल से कैदी के मुंह में डांट ठूस पाया था कि कैदी ने आंखें मूंदकर उल्टी कर दी। अफसर ने फुर्ती से डॉट निकालकर कैदी के मुंह कब्र में झुका दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कैदी ने मशीन में उल्टी कर दी थी। सारी गलती कमांडेंट की है, अफसर पीतल की रोड़ों को झकझोरता हुआ चिल्लाया। यंत्र सुअर बाड़े की तरह गंदा हो गया है। उसने कांपते हाथों से सैलानी को संकेत किया कि पास आकर देखे। मैंने कमांडेंट के साथ घंटों सिर खपाया कि अपराधी को दिन भर भूखा रखा जाना चाहिए, लेकिन हमारे नए और मृदु सिद्धांतों का मिजाज ही कुछ दूसरा है। अब कमांडेंट की प्रेयसियां विदा के वक्त अपराधी को शुगर कैंडी खिलाती हैं। जो जिंदगी भर सड़ी मछली खाता रहा हो, उसे मरते वक्त शुगर कैंडी। मैं इसे भी नज़रअंदाज करने को तैयार हूं, लेकिन वह मुझे नया डोट क्यों नहीं देते? 3 महीनों से मांग कर रहा हूं। कोई इस डोट को अपने मुंह में कैसे रख सकता है जो 100 से ज़्यादा मरते हुए अपराधियों के मुंह में रह चुका हो? कैदी सिर झुकाए हुए शांत रहा था। सिपाही कैदी की कमीज से अंदर की सफाई करने में व्यस्त था। अफसर सैलानी की ओर बढ़ा। पता नहीं क्या समझकर सैलानी एकदम पीछे हट गया, लेकिन अफसर ने उसे हाथ पकड़कर एक तरफ खींच लिया। मैं आपसे कुछ गोपनीय बातें कह सकता हूँ? बिल्कुल, सैलानी ने कहा और सिर झुकाकर सुनने लगा। वर्तमान समय में हमारी दंड व्यवस्था का, जिसका दर्शक होने का स्वर्णावसर आपको मिला है, इस कॉलोनी में मेरे अलावा एक भी समर्थक नहीं। इसके अलावा अपने पूर्व कमांडेंट की परंपरा का एकमात्र समर्थक मैं भी अभी अपनी व्यवस्था के विस्तार के बारे में नहीं सोचता। यह इसी रूप में बची रहे, इसकी कोशिश में सारी शक्ति खर्च हो जाती है। पूर्व कमांडेंट के समय कॉलोनी हमारे समर्थकों से भरी पड़ी थी। उनके विचारों की कुछ शक्ति मुझ में भी है, लेकिन उनकी वास्तविक ताकत का एक अंश भी नहीं। नतीजा ये है कि हमारे समर्थक गुम हो गए हैं। जो हैं वे भी खुलकर नहीं आ सकते। अगर आप आज किसी चाय घर में बैठें तो वहाँ आपको उल्टी सीधी टिप्पणियाँ सुनने को मिलेंगी। लेकिन वर्तमान कमांडेंट और उसके नए सिद्धांतों के चलते मेरे लिए उनका कोई महत्व नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कमांडेंट और उनकी महिलाएं, जिनसे वह प्रभावित हैं, के कारण एक समूची जिंदगी के काम को यूं ही छोड़ देना चाहिए? क्या किसी को भी इसकी इजाज़त दी जा सकती है? मेरे उन कामों पर जो मैं दंडाधिकारी की हैसियत से करता हूँ हमला होने वाला है। अब मुझे कमांडेंट के कक्ष में होने वाली सभाओं में नहीं बुलाया जाता। यहाँ तक कि आपको यहाँ भेजने के पीछे भी मुझे उसकी ही कोई साजिश नजर आती है। वह बुद्धिल है और आपका उपयोग एक ढाल के रूप में कर रहा है। पुराने वक्त में मृत्युदंड को हमारे द्वीप में एक पर्व की तरह मनाया जाता था। दिन भर घाटी में दर्शकों का तांता लगा रहता था। कमांडेंट सुबह से ही अपनी महिलाओं के साथ आ जाते थे। फिर मैं उन्हें सूचित करता था कि यंत्र तैयार है। दर्शकों की भीड़, उस वक्त कोई भी बड़ा अधिकारी अनुपस्थित रहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यंत्र के चारों ओर व्यवस्थित हो जाती थी। ये कुर्सियों का ढेर उसी युग की दुख यादगार है। यंत्र चुस्त दुरुस्त और चमचमाता हुआ होता था। मुझे हर मृत्युदंड के पहले नए पुर्जे उपलब्ध कराए जाते थे। पंजों पर खड़े सैकड़ों दर्शकों के बीच कमांडेंट सवै अपराधी को अपने हाथों से सुइयों के नीचे लिटाते थे, जो आज एक मामूली सिपाही
जो काम आज एक सिपाही का रह गया है, उस वक्त मेरे लिए होता था, यानी एक दंडाधिकारी का काम, जो मेरे लिए सम्मान की बात होती थी। फिर दंड प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। भीड़ से कोई भी असहमति की चूं चपाट यंत्र के रंग को भंग नहीं करती थी। बहुत से लोग यंत्र की तरफ न देखकर रेत में आंखें गड़ाए रहते थे, लेकिन वे जानते थे कि न्याय किया जा रहा है। सन्नाटे में अपराधी की घुटती सांसों के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। अब तो अपराधी की चीखों को डोट द्वारा घोंट दिया जाता है। पुराने समय में गोदने वाली सुइयों से तेजाब रिश्ता रहता, जिसकी अब इजाजत नहीं है। फिर छठा घंटा आता था। उस समय सबको नजदीक से देखने की इजाजत देना असंभव हो जाता था। बुद्धिमान कमांडेंट का आदेश होता था कि सबसे पहले बच्चों को अवसर दिया जाए। अपने पद के कारण मुझे कमांडेंट के पास बैठने की इजाज़त रहती थी। मैं अक्सर दोनों हाथों में बच्चे को उनके बगल में बैठा होता था। मैं दो बच्चे लिए उनके बगल में बैठा होता था। हम किस तरह अपराधी के बिगड़ते हुए चेहरे की यातना को अपने अंदर जज़ब करते थे, किस कदर हमारे चेहरे न्याय की भावना से चमकते थे। वह कौन सा वक्त था साथी। जाहिरा तौर पर अफसर भूल चुका था कि वह किससे बात कर रहा है। अफसर ने सैलानी को बाहों में जकड़कर उसके कंधों पर सिर रख दिया। सैलानी को अटपटा लग रहा था। इस बीच सिपाही यंत्र साफ कर चुका था और अब बर्तन में चावल का मांड भर रहा था। जैसे ही कैदी ने ये देखा, वह मुख के चारों ओर जीभ चलाने लगा। कैदी को होश आ चुका था। सिपाही उसके चेहरे को परेड ठेलने लगा, क्योंकि मांड बाद के घंटों के लिए था। उसके अलावा कैदी की लालची आंखों के सामने वह खुद नहीं खा सकता था। अफसर ने प्रकस्थित होते हुए कहा, मैं आपका दिमाग खराब नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि उन दिनों के बारे में किसी को विश्वास दिलाना मुश्किल है। जो भी हो, ये यंत्र अब भी काम करता है। इसके बावजूद इस वीरान घाटी में उपेक्षित पड़ा हुआ है। ये अब भी अपराधी के शव को कब्र में उसी सहेजता से फेंकता है। हालांकि इसका कमाल देखने के लिए अब भीड़ नहीं होती। उस समय हमने कब्र के चारों ओर कंटीले तारों की बाड़ लगा दी थी। पता नहीं उसे किसने उखाड़ दिया। सैलानी अफसर के चेहरे से निगाहें हटाना चाहता था। अफसर को लगा वह घाटी का निरीक्षण करना चाहता है। उसने सैलानी का हाथ पकड़कर अपनी ओर मुखातिब किया और आंखों में आंखें डालकर बोला, आप देख रहे हैं कितनी शर्मनाक हालत है। सैलानी ने कोई जवाब नहीं दिया। अफसर ने उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना उचित समझा और टांगे फैलाकर कुल्हों पर हाथ रखकर रेत के विस्तार को देखने लगा। कुछ ही पलों के बाद उत्साहित होकर फिर कहने लगा, कल जब कमांडेंट ने आपको आमंत्रित किया, मैं आपके बिल्कुल पास खड़ा था। मैं तभी समझ गया था कि उसका असली निशाना कहाँ है। उसमें मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति तो है, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसकी योजना है कि आपके फैसले का मेरे विरुद्ध उपयोग करे। एक विख्यात विदेशी का निर्णय। उसने अपना गणित बहुत चतुराई से बिठाया है। इस द्वीप में आपका दूसरा दिन है। आपको हमारे पूर्व कमांडेंट और उसके तौर तरीकों की कोई जानकारी नहीं। आप यूरोप के उदारवादी विचारों में संस्कारित हुए हैं और सिद्धांत मृत्युदंड के खिलाफ है, विशेष रूप से ऐसे यांत्रिक मृत्युदंड के। इसके अलावा आपने यह भी देखा है कि हमारे पास जन समर्थन नहीं, एक जज्जर और रूढ़ अनुष्ठान, जिसे हम एक पुराने और जर्जर यंत्र के सहारे संपन्न करते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या यह संभव नहीं कि आपको मेरे तौर तरीके न पसंद आए? कमांडेंट की सोच यही है। अगर ऐसा होगा तो आप उससे छिपाएंगे भी नहीं, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे अपने निष्कर्षों पर विश्वास होता है। आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अतः आप हमारे काम के प्रति कोई वैसा कठोर रुख न अपनाएं जैसा अपने देश में करते। लेकिन कमांडेंट को उसकी ज़रूरत भी नहीं। मेरे खिलाफ आपका कोई मामूली सा नुक्ता, कोई असावधान सी टिप्पणी
ही उसके लिए काफ़ी होगी। वह आपसे छिपे हुए सवाल पूछेगा। उसकी महिलाएं कान खड़े किए आपको घेर कर बैठ जाएंगी और आप कुछ इस तरह बोल रहे होंगे, हमारे देश की न्याय व्यवस्था आपसे भिन्न है, या हमारे यहाँ दंड से पहले अभियुक्त को सफाई देने का अवसर दिया जाता है, या हमारे देश में मध्य युग के बाद यातना देना बंद है। इस तरह के जुमले जो आप जैसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल स्वाभाविक हैं, निरीह सी टिप्पणियां जो हमारे तौर तरीकों पर कोई निर्णय नहीं देती, लेकिन कमांडेंट पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी इसका अंदाजा मैं लगा सकता हूँ। वह कुर्सी से उठकर बालकनी की ओर लपकेगा, उसके पीछे चीखती हुई उसकी महिलाएं। मैं उसके स्वर की कल्पना कर सकता हूँ जिसे स्त्रियां घन गर्जना के विशेषण से विभूषित करती हैं। वह कहेगा, एक प्रसिद्ध पश्चिमी पर्यटक ने, जिसे संसार के तमाम देशों की न्याय व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए भेजा गया है, अभी अभी कहा है कि हमारी पुरानी न्याय व्यवस्था अमानवीय है। इतने महत्वपूर्ण अन्वेषी के इस फैसले के बाद आदेश देता हूं कि आज से बाद में आप इसका खंडन कर सकते हैं कि आपने ऐसी कोई बात नहीं कही कि आपने हमारी न्याय व्यवस्था को अमानवीय नहीं बल्कि अत्यंत मानवीय और मानवीय गरिमा के अनुकूल बताया और आप मेरे यंत्र के प्रशंसक हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप बालकनी तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे क्योंकि वहां स्त्रियों की भीड़ होगी। आप लोगों का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाना चाहेंगे तो किसी महिला की हथेली आपका मुंह बंद कर देगी और मैं और हमारे स्वर्गीय कमांडेंट हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। सैलानी ने अपनी मुस्कुराहट को दबाया। जिस काम को वह इतना मुश्किल समझ रहा था वह वास्तव में कितना आसान है। आप मेरे प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर आंक रहे हैं, सैलानी ने कहा। कमांडेंट ने मेरे कागज पत्र देखे हैं। वे जानते हैं कि मैं न्याय व्यवस्था का विशेषज्ञ नहीं। मेरी व्यक्तिगत राय का कोई असर उन पर होगा इसका सवाल ही नहीं। लेकिन जैसा कि आपने बताया है, यहाँ की न्याय व्यवस्था पर उनका पूरा अधिकार है। वे आपके विचारों के विरुद्ध हैं। ऐसी हालत में मुझे भय है कि आपकी परंपरा का अंत निकट है। क्या अफसर की समझ में कुछ आया? नहीं, वह एक शब्द भी नहीं समझा। उसने सिर को झटका देकर सिपाही और कैदी की ओर देखा। इस पर कैदी और सिपाही ने चावलों से हाथ हटा लिए जो वे खा रहे थे। फिर वह सैलानी के पास जाकर धीरे से बोला, आप कमांडेंट को नहीं जानते। आप भले ही एक बाहरी आदमी हो, आपकी राय को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। जब मुझे पता चला कि आप हमारे दर्शक होकर आ रहे हैं तो मुझे खुशी हुई थी। यह काम कमांडेंट ने मेरे विरुद्ध एक चाल के रूप में किया है, लेकिन मैं उसका पासा पलटकर इससे खुद फायदा उठाऊंगा। आपने ऐसा स्पष्टीकरण सुन लिया है, यंत्र देख चुके हैं और दंड प्रक्रिया देखने जा रहे हैं। आप अपने निष्कर्षों पर पहुंच चुके होंगे। कुछ शंकाएं होंगी तो सजा देने का ढंग देखकर दूर हो जाएंगी। आपसे एक अनुरोध है, कमांडेंट के खिलाफ मेरी मदद कीजिए। ये काफ़ी लंबी कहानी है और इसको मैं अपने दूसरे पार्ट में पूरा करना चाहूँगा जिसमें मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा। थैंक यू सो मच।